हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल। क्लास 10 का बच्चों का तो कुछ वीडियो हमने डाले हैं, मैथ का, साइंस का। अब क्लास जो मेरा 9 के स्टूडेंट है उन्होंने मुंह फुलाने लग गए और बोले सर अब तो क्लास 10 का डाल रहे हो और 9 का क्यों नहीं डाल रहे हो। मैंने बोला देखो भाई, अभी जो आपका जो भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं 10 में, उनका बोर्ड है, इसलिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने दे दिया। अब 9 का बच्चे बोलने लगे सर उनको तो दिया आपने, लेकिन हमको भी तो कुछ प्रायोरिटी दीजिए, तो हमारे भी एक दो आप वीडियो डालिए। मैं बोला ठीक है, कौन सा वीडियो डालें। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि सर देखिए जो मोशन वाला चैप्टर है फिजिक्स का, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वाला वीडियो आप हमारे लोगों के लिए बना दीजिए। उन्होंने कमेंट्स किए, आप लोग भी कोई कमेंट्स करेंगे तो आपका डिमांड में भी हम वीडियो बना देंगे। तो क्लास 9 का मोशन के बारे में हमने बात करेंगे। तो उससे पहले जब ऐसे बात चल रहा था, मैंने एक स्टूडेंट को बोला अरे तुम क्यों ऐसे, उसका नाम है जो भी है, चलो नाम नहीं बताऊंगा मैं बोला तुम क्यों घूम रहे हो। वो बोला सर मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो नहीं घूम रहा हूँ। मैं बोला नहीं तुम घूम रहे हो, यू आर मूविंग। बोला नहीं सर ऐसे हो ही नहीं सकता है, मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा हूँ। तो उसको समझ में नहीं आया मेरे बात। उसी टाइप का आपको भी लग रहा होगा कि आप तो बैठ के कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई ज़्यादा मस्ती करके लेट के देख रहा है मेरा वीडियो। मैं बोलूँगा कि सारे घूम रहे हैं। आपको आश्चर्य लग रहा है ना, कैसे सारे घूम रहे हैं। देखो भाई, आप तो बैठे हो, आप तो कहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो या बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो। इस धरती जो है, आपका अंदाजा है कितने रफ्तार से घूम रहा है। ये धरती दो तरह का घूम रहा है, एक तो अपने चारों तरफ घूम रहा है जो आप देख लो दिन रात हो रहा है, और दूसरा कैसे घूम रहा है, सूरज की चारों तरफ भी घूम रही है धरती। अब समझ में आ रहा है कितना तेज आप घूम रहे हो। आप फिर बोलोगे कि हमको पता नहीं चल रहा है। जैसे मान लो किसी बस के अंदर आप बैठे हो और बस अगर चल रही है, अगर अच्छा रोड अच्छा है, अगर उसका खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दिया जाए, अगर गाड़ी का वाइब्रेशन ना हो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप बैठे हो, बस चल रही है, आपको पता नहीं चलेगा। उसी टाइप का धरती को तो झटका नहीं लग रहा है ना, धरती तो स्पेस में है, तो धरती घूम रही है, तो उसके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। और बस इतना छोटा है तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है, अब धरती इतना बड़ा है उसके सामने बस क्या है, तो आपको इसीलिए लग रहा है कि आप बैठे हो, आप स्थिर हो, लेकिन एक्चुअली में आप स्थिर नहीं हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इस संसार में ऐसे कोई नहीं है जो कि गतिमान नहीं है, कोई इज नॉट मूविंग। एक छोटा से छोटा डस्ट पार्टिकल से लेकर के, चाहे कोई एस्टेरॉयड हो, प्लैनेट हो, सैटेलाइट हो, या तो विराट का स्टार हो, सारे घूम रहे हैं। जैसे धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है, गैलेक्सी फिर और किसका चक्कर लगा रहा है। इस संसार में कोई भी स्थिर नहीं, सारे घूम रहे हैं। हाँ, किसी का घूमना हमको दिखाई देता है या किसी का जो मूवमेंट हमको दिखाई देता है या मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। सो अगर हम बोलेंगे कोई दुनिया में बिल्कुल जड़ है, यानी बिल्कुल स्टैटिक है, ये एक मिथ होगा, ये एक ऐसे सोच होगा, ऐसे संसार में हो ही नहीं सकता। संसार बोल रहा हूँ मतलब केवल इस धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, इस अंतरिक्ष में कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक नहीं है, ऑल आर मूविंग। ओके, सो अगर आप लोगों को अगर मेरे बात अच्छा लग रहा होगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जो है आप लोगों का आ जाएगा जैसे मैं डालूंगा। अगर आपको कुछ और स्पेशल टॉपिक के बारे में चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगा मोशन। मोशन होता क्या है? मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज कुछ भी हो सकता है माइंड डियर। जैसे आप रोड पे खड़े हो तो आप देख रहे हो कि एक स्कूटी जा रही है, एक बाइक जा रही है, एक कार जा रही है, बस जा रही है, ट्रक जा रही है, ऑटो जा रही है, सबका शेप और साइज अलग है। शेप साइज से कोई मतलब नहीं है। पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह को मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन, राइट।
मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट इस जगह को जा रही है और जाने के कई तरीका है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। तो ये मान लो कोई रोड है, ऐसे से घूम घूम के ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो ये मान लो पोजीशन ए था, अब ये पोजीशन बी में पहुंच गया, उसका पोजीशन बदल गया ना। जैसे ही पोजीशन बदलेगा, अपने आप तो बदलेगा नहीं, उसके लिए उसको मूव करना पड़ेगा। तो मूव से क्या हो गया, मोशन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कई बार आपने देखा होगा कई सारे पहाड़ी ऐसे होते हैं, पहाड़ी का ऊपर कोई मंदिर होता है और नीचे से आदमी क्या करते हैं, पहाड़ी को ऐसे चक्कर लगा करके घूम घूम के ऐसे करके इधर आकर पहुंचते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो यहाँ से मैं यहाँ गया, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो और यहाँ से अगर यहाँ तक हम जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम जाएंगे, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने ए से और बी में पहुंचा, तो ए से बी का हम क्या बोलेंगे, इसको दूरी बोलेंगे। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो रास्ता जो ऐसे ट्रैवल करके जा रहा है, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, कहीं से छोटा सा कट करेंगे और उसको हम एनलार्ज कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल पाएगा, राइट। अब यहाँ पर भी अगर हम इसे कट करेंगे, कट करके कहीं पे इसको अगर हम एनलार्ज कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक, जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको क्या कहते हैं, लाइन है ना, लाइन से लीनियर मोशन, समझ में आया। जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको बोलते हैं हम क्या, लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन का एग्जाम्पल तमाम है। जैसे आप साइकिल चला के मान लो स्कूल जा रहे हो, तो जब स्कूल जा रहे हो आप चाहे बोलोगे सर मैं तो घर से निकला, रोड ऐसे घुमा घुमा के ऐसे गया, लेकिन अगर आप कट करोगे छोटी सी जगह को, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो साइकिल की जो मोशन होता है वो भी लीनियर मोशन होता है। उस टाइप के जितने भी गाड़ियां, कोई भी व्हीकल जो भी चलते हैं, वो सारे लीनियर मोशन होते हैं। जैसे कोई एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, उसमें भी लीनियर मोशन कहला जाएगा। कोई शिप है, समुद्र में ट्रैवल कर रही है शिप, वो भी लीनियर मोशन में है। आप अगर पैदल भी चल के जा रहे हैं, वो भी लीनियर मोशन में आता है। अब ये लीनियर मोशन में होता क्या खासियत, कि मान लो ये पोजीशन है, ए पोजीशन, जैसे मैंने आपकी प्रीवियसली ड्राइंग बनाया था, और ये बी पोजीशन है, बॉडी ए से बी तक को जाता है, यानी कि उसका पोजीशन बदल जाता है। कई बार आप बोलोगे नहीं फिर ऊपर जो बॉडी वापस आ गया, हाँ ये इसका पोजीशन तो 100% बदलेगा, लेकिन पोजीशन अलग हो सकता है या तो सेम भी हो सकता है। बात थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लो ये आपने घर, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, आपने ऐसे करके स्कूल में जाकर पहुंच गया, आपका होम है और ये आपका स्कूल है। आप घर से क्या किए, घर से निकले और स्कूल में जाकर के पहुंच गए, लेकिन फिर स्कूल से घर वापस आओगे कि नहीं, यस और नो। तो जब स्कूल से वापस घर आओगे तो आपका नेट जो पोजीशन क्या हो गया, जैसे थे आप वैसे हो गए, लेकिन आपका मूवमेंट हुआ कि नहीं। तो कुछ जगह में यहाँ पर आपका जो नेट जो है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन को आ सकते हैं। लेकिन ये लीनियर मोशन में हमेशा जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से शुरू किया था, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये हमेशा वहीं पर आ जाएगा। लेकिन कई सारे जगह में हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जाता है, फिर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कोई ट्रेन है, तो दिल्ली से मुंबई जा रही है, फिर नेक्स्ट डे मुंबई से दिल्ली वापस आ जा रही है। तो रोड भले वो कुछ भी फॉलो करे, लेकिन ये जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। जैसे कई बार आपने कैरम गोटी में मार दिया, स्ट्राइक मार दिया कैरम गोटी में, कैरम गोटी तो आपने देखा ही होगा। कैरम गोटी में जैसे आपने स्ट्राइक मार दिया तो स्ट्राइकर से गोटी आगे चला गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वापस उसी पोजीशन में आ जाए
जहां से आपने उसको स्ट्राइक किया था। समझ में आया? लीनियर मोशन में ये बात आता है। अब दूसरी बात आता है कि सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में होता है, ये देखिए सर्कुलर मोशन जो है आजकल गर्मी का सीजन है, आप लोगों के घर में फैन भी चल रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है, देखिए सर्कल होता क्या है, कई बार सर्कल है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कलेक्शन ऑफ पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कल। दोबारा बताता हूं, व्हाट इज सर्कल? दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a particular point. That particular point is generally known as center, right? तो सर्कुलर मोशन में मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से घूमना चालू कर, जैसे फैन की आपकी पंखड़ी है, ब्लेड से अगर घूम रही है, मान लो इस दिशा में जा रही है, वापस इसी दिशा में आना कंपलसरी है। बात समझ में आया? यानी कि जिस जगह से उसने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही उसका एंडिंग पॉइंट भी है, यानी कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। सर्कुलर मोशन में नेट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इस लीनियर मोशन में क्या हुआ था, ये दोबारा ओरिजिनल पोजीशन को आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें इनिशियल पोजीशन को वापस आना एकदम गारंटी है। यहां तक बात क्लियर है सर्कुलर मोशन में। अब तीसरे तरह का जो मोशन है उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है, आपने कोई वॉल क्लॉक देखा होगा, जो इस टाइप के पेंडुलम होता है, और इस पेंडुलम को जब हम एक बार ऐसे करके छोड़ देंगे तो पेंडुलम क्या होगा, यहां पर आ जाएगा और फिर यहां से होकर के यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मैंने ऐसे क्यों ड्राइंग बनाया, देखिए यहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले आएगा इधर, फिर इधर वो आकर के फिर आएगा इधर, फिर इधर से आएगा इधर। आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये यहां से मान लो ये मेरा ए पोजीशन है, ये मेरा बी पोजीशन है और ये मेरा सी पोजीशन है। ए पोजीशन से बी पोजीशन, बी पोजीशन से सी पोजीशन, सी पोजीशन से वापस ए पोजीशन में आने के लिए इस पर्टिकुलर जगह को उसको 2 बार क्रॉस करना पड़ रहा है। अब यानी कि जो उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको एक कंप्लीट मोशन करने के लिए उसको 2 बार क्रॉस करना पड़ रहा है। अब तीनों चीज को अभी मैं यहाँ पे विस्तार से समझाने का कोशिश करता हूं। अब देखिए पहला जो है लीनियर मोशन, लीनियर मतलब लाइन का मोशन है। दूसरा है सर्कुलर मोशन एंड तीसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए लीनियर मोशन में क्या है, कोई बॉडी एक जगह से अगर दूसरे जगह में जा रही है तो इसके जगह में वापस आएगा उनकी कोई गारंटी नहीं है। वापस आ भी सकता है, वापस नहीं भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, रॉकेट से जब सैटेलाइट जा रही है वो तो लीनियर मोशन में जा रही है, वापस थोड़ी आता है, वापस नहीं आता है। तो ये लीनियर मोशन में ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जो है वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आया बोल के कोई गारंटी नहीं है ना। सर्कुलर मोशन में क्या है, देखिए सर्कुलर मोशन में एक बार तो जरूर आएगा, एक बार उसको कंप्लीट रोटेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में एक बार उसको जरूर वापस आना ही पड़ेगा। पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा है, एक बार उसको कंप्लीट रोटेशन के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट को 2 बार आना पड़ेगा। यानी कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट को आने के लिए नो गारंटी, गारंटी नहीं है, नो गारंटी। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसमें कंपलसरी एक बार आएगा और इसमें कंपलसरी 2 बार आएगा। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस को हम अगर हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे, दूरी, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, कोई एक पोजीशन यहां है, ए पोजीशन है,
और कोई एक पोजीशन यहाँ है बी पोजीशन। अगर कोई इंसान इधर रास्ते मान लो ऐसा है, जैसे कोई बार आपको आपने देखा होगा, आपको कोई पोजीशन दिख रहा होगा कि सामने ये इसका घर है, या सामने आपका स्कूल है, या सामने मार्केट है, या सामने पार्क है, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, नीचे से उतर करके कई सारे घर ऐसे क्रॉस करके ऐसे करके आपको जाना पड़ता है। भले आपको ये दिख रहा, कई बार तो मेरे साथ भी हुआ है, जैसे मेरा यहाँ पर अपार्टमेंट है, मेरा दोस्त का अपार्टमेंट मेरे से दिखता है, अगर मैं ऐसे पत्थर मारूंगा वहां गिर जाएगा, लेकिन अगर मैं पैदल उसका घर तक जाऊं मुझे काफी सारे रास्ता ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहां से लेकर के पूरा ऐसे करके ए से बी तक गया, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा डिस्टेंस। ठीक, so distance means this is the total length. Distance, what is distance? This is the total length traveled by a body from initial position to final position. और मैं बातों में अभी बता दिया कि मेरा दोस्त का घर मेरे से आंख में दिखता है कि यहीं से उसका घर सामने ही है, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू बी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? दिस इज नॉन एज योर डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो है वही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में लेंगे तो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सो अभी बात आता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। आप -2 किलोमीटर चल सकते हो क्या? सो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? यस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसके बारे में विस्तार में आपको 11th में पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए इतना बता दूं, डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई थिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको जानकारी मिल गया होगा। अभी हम बात करते हैं स्पीड। आपने देखा होगा जो व्हीकल वगैरह में स्पीड का के लिए एक मीटर लगता है, लोग उसको ऑडोमीटर कहते हैं। उसमें स्पीड दिखाता है कि गाड़ी का स्पीड कितना, क्या बोलते हैं, गाड़ी का स्पीड दिखाता है। तो स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको मान लीजिए 2 घंटा लगा। टाइम कितना लगा कि 2 घंटा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटा लग रहा है, टाइम 2 आवर लग रहा है। और पता चला डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस पता चल रहा है, मान लो 120 किलोमीटर है। कोई बस में आप बैठ के जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, तो आपको पता चला कि डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर है, लेकिन टाइम लग रहा है 2 आवर। तो उसका स्पीड कितना निकलेगा? आप तो बोलते हो कि स्पीड जो है इसका 60 किलोमीटर पर आवर है। कैसे पता चल रहा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो हम अगर एक सेंटेंस में बताएंगे, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो ये टाइम इंटरवल यहाँ की अगर बात करेंगे, यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 120 किलोमीटर पर 2 आवर। तो यानी कि अगर मैं बस में गया हूं तो इस बस का स्पीड कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको ऐसे लिखा जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस और स्पीड की जो रिश्ता है, यहाँ जो टाइम है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपने यहाँ पर आवर क्यों लिया। देखो मैं यहाँ पर मैंने आवर इसीलिए लिया क्योंकि ये काफी कम रफ्तार में जा रही है। कई जगह में इसको मिनट में भी लिया जाता है और कई जगह में तो इसको सेकंड में भी लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइट का स्पीड क्या है? लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो हमने आवर नहीं लिया, बोलोगे अगर मैं इसको आवर में लूंगा, इसका वैल्यू सोचो कितना बड़ा हो जाएगा,
क्योंकि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं आवर में लूंगा 1 आवर = 3600 सेकेंड, तो इसमें मुझे वापस 3600 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी ए वेरी बिग फिगर। इसलिए जहां पर स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे कोई बुलेट का स्पीड है, बंदूक से कोई गोली फायर कर रहा है तो बुलेट का स्पीड है वहां पर सेकेंड लिया जाएगा, राइट। और कहीं का स्पीड अगर बहुत धीरे है, जैसे मान लो कोई कीड़ा है, इंसेक्ट इज मूविंग ऑन द फ्लोर, उसका स्पीड तो काफी कम होगा ना, तो वहां पर आपको आवर कई बार डे में भी लेना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसे होता है कि एक दिन लगा देते हैं 1 मीटर चलने के लिए। समझ में आ रहा है स्पीड का मतलब क्या है? अब देखिए स्पीड तो बात हो गया, अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ में आया? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया, मान लो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको मान लो लग गया 5 किलोमीटर है। मान लो यहां से यहां का डिस्टेंस A to B, डिस्टेंस मान लो कितना है 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। और इसको जाने के लिए टाइम कितना लगा? मान लो टाइम लगा इसको 1 घंटा, पैदल जा रहा है बंदा। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इसका क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मान लो A to B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मात्र 1 किलोमीटर है। इस केस में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 1 वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जगह 1 किलोमीटर पर आवर। देखा अंतर? स्पीड जबकि 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका 1 किलोमीटर है और उसको जाने में 1 घंटा लग गया। स्पीड से यहां पर वेलोसिटी जो काफी कम हो गया ना। समझ में आया बात? तो इसी टाइप का दिस इज नोन एज वेलोसिटी। अब इसमें किसी को कोई अंतर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप देखिए वेलोसिटी का बात अभी देखिए मैंने क्या क्या डिस्कशन किया। पहला चीज मैंने डिस्कशन किया डिस्टेंस, दूसरा चीज मैंने डिस्कशन किया डिस्प्लेसमेंट, तीसरा चीज मैंने डिस्कशन किया स्पीड, चौथा वेलोसिटी, और पांचवा चीज मैं बताने जा रहा हूं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन है, जो डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। दैट मींस एक्सीलरेशन का सिंबल क्या है? स्मॉल a है, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। या तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v बाई टी। सो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी अगर घटेगा एक्सीलरेशन घटेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। आप लोग जीरो मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है कि घट नहीं रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। देखो ना, जैसे धरती का स्पीड जो है वो एक ही स्पीड में घूम रही है सूरज के चारों तरफ, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो एक्सीलरेशन, और अभी मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी को, मान लो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? u। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v। अब देखिए ये वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब कहीं से वेलोसिटी इसका स्टार्ट हुआ, और फाइनल वेलोसिटी मतलब कहीं से इसका वेलोसिटी का अंत हुआ। ये सब करने के लिए इसको टाइम तो लगा ही होगा ना, टाइम तो लगाएगा ना, टाइम टेकन। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए टाइम तो जरूर लगा ही होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम टेकन को t। समझ में आया? सो इनका, इन तीनों का बीच का रिश्ता क्या है? v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टूड?
v माइनस यू अपन टी इक्वल टू ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि एक ही इक्वेशन को हम दो तीन तरह का लिख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड में ये तीनों चीज को हम बताना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को हम कैसे करेंगे। देखिए, मान लो ग्राफ पेपर आपको पता है उसका दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। मान लो एक ग्राफ पेपर मैंने ले लिया और ग्राफ पेपर में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैंने टी ले लिया यानी कि टाइम, और वर्टिकल लाइन को मैंने ले लिया v। शुरुआत मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहां से चल रहा है और इसको मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, मान लो 1 2 3 4 5, और इस तरफ भी 1 2 3 4 5। मान लो एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग यहीं से हुआ है, ये मेरा 0 है, 0 0, और इस ऑब्जेक्ट का पहले जो 5 सेकंड में, मान लीजिए सेकंड ले लिया मैंने मान लो, और इस तरफ मैंने ले लिया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, इस टाइप का। मान लो स्टार्टिंग किया था यहीं से और 5 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या था 1 मीटर पर सेकंड। मान लो मैं इसे लिख देता हूं 5 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या था 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी था मान लो 4 मीटर पर सेकंड। थर्ड में क्या था, थर्ड सेकंड में इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा अगर था तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 सेकंड में कितना था 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऐसे बनेगा। 2 सेकंड में क्या था 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 का सामने इस तरफ ऐसे बनेगा। और 3 सेकंड में कितना था 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में इस तरफ ऐसे बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ूं तो 0 से स्टार्ट किया था, अगर मैं पॉइंट को जोड़ूं मेरा पॉइंट कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं। अब देखो एक इरेगुलर शेप बन गया। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है कभी वेलोसिटी घट रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है। सो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या नाम देख सकते हैं, नॉट इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर, इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं। अब मान लो हम दूसरी बात करें, दूसरा एक ड्राइंग बनाते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरे बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए दूसरा एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि पता चला जो स्टार्टिंग हुआ वो 2 मीटर पर सेकंड में था। जब स्टार्टिंग किया हमने तो 2 मीटर पर सेकंड में था। पहला सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड में है, दूसरा सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड में, तीसरा सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड में। अगर मैं सारे को जोड़ दूं, एक देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना व्हिच इज पैरेलल टू योर टाइम का एक्सिस। सो इन केस दिस इज योर व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी, दिस इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी क्या है आपका, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी घट रहा है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल टू द टाइम का एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल होता है। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब तीसरा तरह का जो मोशन है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी मैंने क्या क्या बताया, पहले बताया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा क्या बताया मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब तीसरा बताने जा रहा हूं मैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये दोनों क्या है, वेलोसिटी है। ये क्या है, वेलोसिटी है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग के 0 सेकेंड में वो 0 में है, 1 सेकेंड में पता चला 1 मीटर पर सेकेंड में है,
2 सेकंड में पता चला 2 मीटर पर सेकंड में, 3 सेकंड में पता चला 3 मीटर पर सेकंड में, 4 सेकंड में पता चला 4 मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हर एक सेकंड में उसका जो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंटरवल में बढ़े जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग हो यहाँ से 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ 3 मीटर में 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ 4 मीटर में 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। अगर सारे लाइन को हम ऐसे जोड़ दें, इट विल मेक ए शार्प एंगल विद द ओरिजिन। सो ये ओरिजिन के साथ, ये एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एक शार्प एंगल बनाएगा। इस टाइप का जो आपका ग्राफ बनेगा, ये किसका बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का कोशिश करता हूं, इस ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा बना दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी बात आता है कि इस ग्राफ को अगर मैं इसे बड़ा बना दूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक, मेरा क्या बना था? ऐसे करके ऐसे बना था ना, तो ये मेरा डॉट है, ये मेरा डॉट है, ये मेरा डॉट है, लाइक दिस। ये मेरा टाइम का है, ये मेरा वेलोसिटी का है, ऐसे ग्राफ बना था। मान लो कि आप बोला जाएगा कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? एस है। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक। मैंने पहला इक्वेशन आपको क्या बताया था कि मोशन का पहला इक्वेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ हमारा और इसका बॉडी का यहां से यहां तक मूव कर गया। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक मूव कर गया। मान लो ये ए से था और ए से बी को मूव कर गया, राइट। पोजीशन ए से बी को जब मूव किया, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जब ये मूव किया, ये क्या हो गया? हमारा t1 हुआ होगा और यहां पर क्या होगा? t2 हुआ होगा। कुछ तो टाइम लिया होगा जो मूव करने के लिए। तो मान लो स्टार्टिंग में जब हमने बोला मूव किया, तो ये t1 है और ये क्या है? t2 है। तो इसको हम जो जोड़ देंगे, अगर हम जोड़ देंगे तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा और इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। इसका नाम मैं सी दे देता हूं, इसका नाम डी दे देता हूं। और मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मुझे एस चाहिए। अगर मुझे एस चाहिए होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? ए बी सी डी का मुझे एरिया चाहिए होगा, ठीक है। मैं यहां कर देता हूं डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया और ए बी सी डी। यस और नो? यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लो इसका नाम है ई दे दिया। एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? AECD, AECD। अब AB का, AB देखो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ AB क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AE इंटू B। यस और नो? एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? प्लस AD इंटू CD। यही तो होगा। अब AE जो देखो, AE क्या है? मेरा जितना टाइम लगा है T2 माइनस T1 का मतलब क्या है? इतना मुझे टाइम लगा है ना, तो मेरा S, मैं अभी क्या निकाल रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट S। S इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AE की जगह में क्या लिख दूं मैं? AE की जगह में क्या लिख दूं? T इंटू BE। B मेरा क्या है? BE। ये B मेरा क्या है? देखो, यहां से यहां तक क्या है? मेरा V है। यहां से यहां तक क्या है? मेरा V है। और
यहां से यहां तक क्या है मेरा, यू है, यहां से यहां तक क्या है मेरा, यू है। सो अभी ये ए जो है मेरा, ये तो टी हो गया, ए की जगह मैंने टी लिख दिया, और बी का वैल्यू क्या है, बी सी माइनस सी, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, प्लस एडी का वैल्यू क्या है, एडी का वैल्यू हमारा यू है, एंड सीडी का वैल्यू क्या है, सीडी का वैल्यू टी है। अब देखो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी को टी रहने देता हूं, बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी मेरा भी है, भी माइनस सी मेरा क्या है, सी मेरा यू है, प्लस यू टी। अब v माइनस यू का वैल्यू क्या है, इधर देखिए, v माइनस यू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं, v माइनस यू मेरा क्या हो जाएगा, 80। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू 80 प्लस यू टी। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, कोशिश करता हूं छोटा करने के लिए। सो दिस विल बी हाफ, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, यानी कि आपको क्या मिल गया यहां पर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक यहां आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी चीज को, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप पूछोगे कैसे, आप देखिए कैसे निकालता हूं। तो मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस। डिस्प्लेसमेंट एस की मतलब क्या होता है कि एबीसीडी का मुझे एरिया लेना है। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो मैं क्या करता हूं, ये बीच वाला चीज को अभी हटा देता हूं। बीच वाला चीज को अगर मैं हटा दूं ऐसे, आप ध्यान से देखिए, एबीसीडी जो है एक ट्रापीजियम है। सो व्हाट इज एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, ट्रापीजियम। आप बोलोगे एबीसीडी ट्रापीजियम क्यों है, क्यों, ध्यान से देखिए, एटी और पैरेलल टू बीसी है, और बाकी आपका AB और CD दोनों पैरेलल नहीं है। सो आपको पता है, पहले भी आप पढ़े हैं, तो जिस क्वाड्रिलेटरल का दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं दैट इज ट्रापीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, हाफ इंटू दो पैरेलल साइड इंटू उसका हाइट। हाइट में क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा। सो हाफ इंटू 80, या तो ऐसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू BC प्लस 80। ये मेरा क्या हो गया, दो पैरेलल साइड इंटू CD। अब CD क्या हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना भाई, ये CD क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सो इसके जगह में क्या वैल्यू डाल दूं मैं, BC के जगह में मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूं, BC इक्वल टू मेरा क्या है, V है, AD क्या है मेरा, U है, और CD मेरा क्या है, T है, राइट। अब देखिए दिस इज इक्वल टू, हाफ पर हाफ रहने दो, V प्लस U, और T के जगह में क्या डाल सकता हूं मैं, T के जगह में क्या डाल सकता हूं, मैं पहले बताया था ना, V माइनस U। अब देखिए अगर T यहां ऊपर ले लूं, A नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या हो जाएगा, इंटू V माइनस U अपन A। सो S इज इक्वल टू दिस वन। सो S इज इक्वल क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये क्या हो जाएगा, V प्लस U V माइनस U, ये V है मेरा, V प्लस U V माइनस U, A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय A। यानी कि मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय
2a, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं इसके साथ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी कि थर्ड इक्वेशन वाला निकल गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक तो कर दो भाई, इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाता, बस एक बार उंगली चलाना है, और जो तो दिन भर बहुत सारे गेम वेम खेलते हो उंगली चलाते हो, एक बार लाइक कर दो तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, लगेगा कि कोई तो देख रहा है, कोई तो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई तो करना बहुत जरूरी है। आपको जो पढ़ाई करने से क्या होगा, क्योंकि कोई काम करने से पहले लर्न तो करना पड़ेगा ना, कोई लर्न करेगा तभी अर्न कर पाएगा, और अर्निंग तो जरूरी है, नहीं तो हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फ्यूचर में चल करके। और लर्न करना जो है एक तरह का ट्रेनिंग ही होता है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला इक्वेशन है v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a, दिस इज माय इक्वेशन 1, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज माय इक्वेशन 2, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस इज माय इक्वेशन 3। कोई सोच रहा होगा ये क्या है पागलपंती, एक बार तो लिखा था इक्वेशन 1 2 3, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? देखो दोबारा लिखने की ये जरूरत है, इसलिए मैंने इसको लिखा है ताकि आपको पता चले कि इक्वेशन 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। अब जरूरत क्या है आप पता चलेगा। पहला इक्वेशन को नजर दीजिए, यहां पर क्या है v u t a तो है, लेकिन यहां पर s नहीं है, समझ में आया। और दूसरे इक्वेशन में देखिए s u t तो है, लेकिन यहां पर v नहीं है। तीसरे इक्वेशन में देखिए v u a s तो है, लेकिन यहां पर t नहीं है। आप बोलोगे ऐसे क्यों, इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, आपको क्या क्या दिया गया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला फ्रेम कर पाओगे कि भाई मुझे क्या नहीं दिया गया है और मुझे क्या मांगा गया है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन पुट योर फॉर्मूला, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगा। अब समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तीनों इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा। तो पहला केस में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए s नहीं है, कोई इक्वेशन कोई न्यूमेरिकल दिया है, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा पता चला उसका डिस्प्लेसमेंट मांगा ही नहीं, उसमें एक्सीलरेशन मांगा है या v मांगा है। कोई इनमें से चारों में से कोई 3 दिया होगा, 1 मांगा होगा। और दूसरा इक्वेशन में क्या है, v नहीं है, यानी कि s u t दिया है, a मांगा है, या तो a t u दिया है, s मांगा है, इस टाइप का। तो आपको पता चल गया भाई इसमें v का जरूरत नहीं है। तीसरा इक्वेशन में देखिए यहाँ पर t नहीं है, a s u दिया है, v मांगा होगा, या तो v u s दिया होगा, a मांगा होगा, इस टाइप का। आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। लीनियर इक्वेशन के बाद अब आता है क्या, सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन के बाद क्या है, सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि एक सर्कल में ही होता है, ठीक। सर्कुलर मोशन एक सर्कल में ही होता है। तो सर्कल में जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक जगह से ये बॉडी जैसे घूमने लगा, जब ये बॉडी घूमने लगा तो ये सर्कल का रेडियस मान लो कितना है, r है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r। सो सर्कल में तो लीनियर मोशन हो ही नहीं सकता, सर्कुलर मोशन हो सकता है। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगा, नहीं होगा, सर्कुलर वेलोसिटी नहीं होगा, सर्कुलर स्पीड होगा। सो जितना टाइम लगा है इसको घूमने के लिए, इस 2 पाई r को, मान लो इसको घूमने के लिए 1 मिनट 1 सेकंड जो भी लगा होगा, सो 2 पाई r बाय t इक्वल टू सर्कुलर स्पीड। आप बोलोगे कि मान लो कोई कितना ही बड़ा सर्कल हो, मान लो कोई सर्कल है कि उसका r में 7 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसको एक बार घूमने के लिए मान लो उसको 1 सेकंड लग रहा है, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा,
2πr/t मैंने बताया था। टाइम का वैल्यू क्या है मेरा 1 सेकेंड है। सो मैं क्या कर दूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये मान लो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर 1 सेकेंड, 7 7 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड जो हो गया उसका सर्कुलर स्पीड है। कई सारे जगह में उसको आरपीएम में भी लिखते हैं। किसमें लिखते हैं आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म है रोटेशन पर मिनट। जैसे आपका घर में जो फैन चल रहे हैं, सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, तो उसमें देखना आपका जो कवर आता है उसमें लिखा रहता है कि कितना आरपीएम है, कहीं पे 400 आरपीएम, 800 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में अगर 400 बार चक्कर लगा रहा है तो 400 आरपीएम या 800 आरपीएम वैसे होता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कराएंगे तो इसमें करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चैप्टर वाइज बताएंगे या पर्टिकुलर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो आप लोगों को पता लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।